नमस्कार बच्चों आजकल हम कर रहे हैं रिवीजन UT1 का। तो हमने डिस्कस किया था क्लास 12th में जो हमारे चैप्टर आ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस में। चैप्टर आपका 1 जो हमने कल रिवाइज किया था, नंबर 2 आपके चैप्टर है नहीं, डिलीट हो गया है। नंबर 3 है प्लांट डेवलपमेंट, एंड प्लांट डेवलपमेंट के भी कुछ पार्ट जो हैं वो आपके डिलीट हुए हैं, लाइक प्लानिंग कमीशन या 5 ईयर प्लान, वो नहीं है। रेस्ट जो पार्ट आपके टॉपिक में हैं उन्हें हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। और इसमें 2 मेन चीज़ें हम रिवाइज करेंगे आज, 3 चीज़ें, वाइट रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन एंड द थर्ड वन इज द प्राइवेट एंड द पब्लिक सेक्टर। तो बच्चों जब भी किसी कंट्री को डेवलप करना होता है, द गवर्नमेंट नीड टू मेक सम प्लान फॉर डेवलपमेंट। अब वहाँ के रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग what particular planning is appropriate for that area that is to be considered, कौन सी प्लानिंग उस एरिया के लिए अप्रोप्रिएट रहेगी उसे कंसिडर करना होता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि हमारे इंडिया में जब प्लानिंग हुई थी, देन व्हाट वर द 2 थिंग्स विच वर मेन एट द टाइम लाइक इंडिया जो कि एग्रीकल्चर कंट्री है, कि मोस्टली जो हमारे लोग हैं किस पे डिपेंड करते हैं, एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं। तो स्टिल इंडिया इज़ द कंट्री ऑफ विलेजेस कहा जाता है कि गाँव का देश है भारत। तो गाँव में लोग क्या करेंगे, एग्रीकल्चर करेंगे। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जब बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली कंट्री का डेवलपमेंट हो जाएगा। तो अब आप देखें, आप एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है उसको बढ़ाने के लिए क्या किया गया, और साथ ही साथ हम कहें कि मिल्क प्रोडक्ट्स जो थे, जो हमारे मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स हैं, उनको आगे नरिश करने के लिए उस मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए क्या किया गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द स्टोरी ऑफ मिल्कमैन ऑफ इंडिया। मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है वर्गीस कुरियन को। वर्गीस कुरियन इज नोन एज द मिल्कमैन ऑफ इंडिया। एंड जो गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड है, उन्होंने अमूल को लॉन्च किया। मतलब जो अमूल की स्टार्टिंग हुई थी, दैट वाज लॉन्च्ड बाय गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड एंड विच फाउंडेड अमूल, जो आज एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है मिल्क प्रोडक्ट्स का। तो इन सबको गाइडलाइन देने वाले कौन थे, वर्गीस कुरियन। अभी हम बात कर रहे हैं उन क्वेश्चंस की जो आपके 1 मार्क बेस होते हैं, MCQ बेस होते हैं। तो मिल्क मैन ऑफ इंडिया जो है उसके नाम से किनको जाना गया, वर्गीस कुरियन को। और अमूल जो था उसको किसने लॉन्च किया, गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड ने लॉन्च किया अमूल को, विच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ मिल्क प्रोडक्ट्स इन द इंडिया। Now, the Amul pattern became a uniquely appropriate model for rural development. अमूल का जो पैटर्न था कि मिल्क प्रोड्यूसिंग को कैसे इंक्रीज किया जाए, कैसे प्लानिंग की जाए, तो इट वॉज द अप्रोप्रिएट मॉडल फॉर द रूरल डेवलपमेंट। बिकॉज हमने पहली बात करी कि गाँव में लोग किस पे डिपेंड कर रहे हैं, एग्रीकल्चर पे, या वो कैटल रियरिंग कर रहे हैं। कैटल रियरिंग करेंगे तो उनको कैसे मोटिवेट किया जाए मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। एंड सो what happened, then poverty elevation program, then what has come to be known as the white revolution। अब हम कहते हैं जो दूध के उत्पादन में, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क जो है उसको बढ़ाने में जो रेशियो आया, दैट इज कॉल्ड वाइट रेवोल्यूशन, वो कहलाया वाइट रेवोल्यूशन। सो इट वाज अ पार्ट जो कि आपका मिल्क के पार्ट पे था, मिल्क प्रोडक्शन के पार्ट पे था, जिसे हम वाइट रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। एंड इट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द अमूल, क्योंकि अमूल ने क्या किया, आप कौन सा पैटर्न अपनाया, एक नया मॉडल पैटर्न अपनाया जो पावर्टी एलिवेशन। बिकॉज व्हेन द पीपल विल गेट द मोर मिल्क प्रोडक्ट्स, देन दे कैन सेल देम एंड दे कैन अर्न, फिर वो अर्न भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हैं। देन कमिंग टू नेक्स्ट वन, ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था, the government offer high yielding variety seeds, fertilizers। अब HIV seeds जिसको कहते हैं हम, high yielding variety seeds, HIV seeds दिए इन्होंने, fertilizers, pesticides कीटाणुओं को मारने के लिए बैक्टीरिया को, and better irrigation at highly subsidized prices। बहुत कम पैसों पर जब किसानों को, फार्मर्स को क्या क्या प्रोवाइड करवाया गया, HIV seeds, fertilizers, pesticides, better irrigation and the highly subsidized prices। So it is called कि जो इन चीज़ों को जब गवर्नमेंट ने प्रमोट किया तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो कहलाया। तो ग्रीन रेवोल्यूशन डिलीवर्ड ओनली अ मॉडरेट एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड रेज द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड।
अब एग्रीकल्चर ग्रोथ को बढ़ाने के लिए और फूड की अवेलेबिलिटी को बढ़ाने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन प्लेड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड मोस्टली इट वॉज appropriate or groomed in the areas पंजाब, हरियाणा एंड यूपी। पंजाब, हरियाणा और यूपी जो ग्रीन एरियाज होते हैं जहाँ पे प्लेंटी ऑफ वाटर मिल जाता है, वो एरियाज प्रॉस्पेरस हुए। मतलब इसका इम्पैक्ट तो हुआ, पर इम्पैक्ट उन कुछ एरियाज पे हुआ, मास एरियाज पे नहीं हुआ। सो इट वॉज गुड फॉर ऑल, बट जब इसका रिजल्ट देखा गया, इसका फीडबैक देखा गया, तो few states got benefited from the particular green revolution। ये सिर्फ कुछ स्टेट जो थे उन्हीं को इससे फ़ायदा मिला, बाकी स्टेट जो थे उनको इससे कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ। सो क्वेश्चंस, कब वाइट रेवोल्यूशन आया, कब ग्रीन रेवोल्यूशन आया, इंडिया में 66 में हुआ था। आप इन चीज़ों को लर्न करें, पर्टिकुलर ईयर के बारे में जानें, उनका मतलब क्या था, व्हाट न्यू मैथड्स वर इंट्रोड्यूस, व्हाट न्यू थिंग्स वर इंट्रोड्यूस, व्हाट मॉडर्न टेक्निक्स वर इंट्रोड्यूस, आपको उन सब के बारे में बच्चों पता होना चाहिए। तो एक बार हम रिवाइज करते हैं। वाइट रेवोल्यूशन क्या है? मिल्क प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन जो होता है उसमें जो बढ़ा, जो इंक्रीज हुआ, दैट वॉज कॉल्ड वाइट रेवोल्यूशन। एंड हु वॉज द मिल्कमैन? वर्गीस कुरियन। एंड गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क एंड मार्केटिंग फाउंडेशन जो थी, इट लॉन्च द अमूल। Amul pattern became a uniquely appropriate model for rural development and partly that it has done that it alleviated the poverty को हटाने में, and which was the main motto of that कि अगर गाँव में, अगर रूरल प्लेसेस में हम उन लोगों को सेल्फ डिपेंड बनाएंगे, then they will be able to earn themselves। then green revolution ने क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या ऑफर किया? HIV seeds। HIV seeds कौन से होते हैं? हाई yielding variety seeds, fertilizers, pesticides, better irrigation at highly subsidized prices। so these were the main offerings by the government which gave so much benefit to the फार्मर्स। अब कौन से फार्मर्स थे? जो लार्ज फार्मर्स थे, बड़े फार्मर्स थे, जिनके फार्म्स लार्ज थे और जिनके पास में प्रॉस्पेरस थे, जो दे वर यूजिंग दीज पर्टिकुलर थिंग्स। जो सपोज अब देखें आप, इतनी सारी जो वैरायटीज़ थी, इतनी सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने ऑफ़र की, बट जब किसान के पास, फार्मर के पास वो पैसा होगा, लैंड होगा, वो रिसोर्स होंगे, या उसके पास को लोन दिया जाए, तभी वो उनको परचेस कर पाएगा। तो क्या हुआ, ये कुछ एरिया तक ही सेंटर्ड रहा, जिसपे यूपी आया, हरियाणा आया और पंजाब आया। तो इट वॉज द मॉडरेट एग्रीकल्चर ग्रोथ मॉडल विच रेज द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, जिससे फूड की अवेलेबिलिटी बढ़ी। ऑफकोर्स जब इरीगेशन होगा, प्रॉपर पानी मिलेगा क्रॉपिंग को, या आपका फर्टिलाइजर्स लगेंगे या पेस्टिसाइड से वहाँ के कीड़े जो होते हैं वो मारे जाएंगे, तो वो जो क्रॉपिंग होगी, जो आपके एग्रीकल्चर होगा, उसकी ग्रोथ तो होगी ही और फूड अवेलेबिलिटी भी बढ़ेगी। नाउ द लास्ट टॉपिक इज प्राइवेट एंड द पब्लिक सेक्टर। इसके बारे में हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। पब्लिक सेक्टर में जिसमें सारी जो आपकी प्रॉपर्टी है, जो आपका स्टेट की जो रिसोर्सेज हैं, उसको कौन ओन करता है? स्टेट करता है, गवर्नमेंट की ऑपरेटेड सिस्टम होता है। एंड इन द प्राइवेट ओनर्स आर गोइंग टू ऑपरेट। प्राइवेट ऑपरेटेड सिस्टम होता है जिसमें सारा जो आपका वॉट एवर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है, दैट विल बी इन द हैंड ऑफ द प्राइवेट हैंड्स, बट इट इज़ फॉर द वेलफेयर मोटिव। कहा जाता है व्हेन द थिंग्स आर इन द गवर्नमेंट्स हैंड, स्टेट के हैंड में होती है, तो वो क्या करते हैं, उनको बेनिफिट नहीं लेना होता है, दे वर्क फॉर द पीपल्स बेनिफिट, लोगों के फायदे के लिए वर्क करते हैं, तो इट इज़ बेनिफिशियल फॉर देम। और पब्लिक सेक्टर जो अपने खुद के बेनिफिट के लिए वर्क करता है, बट जो हम कुछ प्लेसेस में ये चेंज देख सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो एक बहुत ही सिस्टमेटिक मैनर में वर्क करता है, एंड थिंग्स आर मोर अप्रोप्रिएट एंड क्वालिटी वाइज मोर ग्रूम्ड देन द पब्लिक सेक्टर। क्वालिटी वाइज भी ग्रूम्ड होती हैं। और हमारे यहाँ कौन सी इकोनॉमी है? इन इंडिया वी आर हैविंग द मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स में क्या होता है? इन सम पर्टिकुलर पार्ट्स गवर्नमेंट अथॉरिटी इज देयर, प्राइवेट सेक्टर वर्क कर रहा है, और कहीं जो है वो पब्लिक सेक्टर वर्क कर रहा है, जहाँ बहुत वेलफेयर इश्यूज़ हैं जो पूरी कंट्री को इन्फ्लुएंस करते हैं। एट दोज पर्टिकुलर पार्ट्स आर गोइंग टू बी ओन्ड बाय द पब्लिक सेक्टर, क्योंकि वहाँ पे हमें प्रॉफिट अर्न नहीं करना है, वहाँ पे हमें लोगों को बेनिफिट देना है, उन्हें उनकी पर्टिकुलर बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए वो चीज़ें देना है। तो ऐसी बातें जिसमें
लोगों का बेनिफिट जुड़ा होता है, मैक्सिमम मास प्रॉफिट जुड़ा होता है, द पब्लिक सेक्टर इज वर्किंग। बट जहाँ पे हम क्वालिटी वाइज को तो ग्रूम करना चाहते हैं, प्राइवेट सेक्टर इज गेटिंग द इन्फ्लुएंस। और अगर आज का सिनेरियो देखें, so many particular industries and the things are captured by the private sector because they are more systematic and they are providing more good particular quality to the people, so the people are preferring the private one. But अगर वो प्राइवेट है तो वो अपने बेनिफिट के लिए, अपने खुद के फ़ायदे के लिए वर्क करेगा। बट अगर हम इंडिया की बात करें तो कई कंट्री ऐसे होती है जो पूरा पब्लिक सेक्टर लेती हैं। फ्यू कंट्रीज आर फोकसिंग ऑन द सेक्टर कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो है, प्राइवेट जो सेक्टर है वही ओन करे। बट इंडिया इज हैविंग द मिक्स्ड मॉडल। मिक्स में क्या होगा, आपका प्राइवेट भी होगा और पब्लिक भी होगा। बोथ सेक्टर्स विल बी देयर अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द आवर। उस समय की सिचुएशन और डिमांड के अकॉर्डिंग कुछ पर्टिकुलर जो पोर्शन है दैट विल बी गिवन टू द पब्लिक सेक्टर और कुछ प्राइवेट सेक्टर। बच्चों, चैप्टर का कुछ पार्ट डिलीट है, बट स्टिल आप एक बार चैप्टर को पूरा रीड करिएगा। पूरा रीड करने के बाद कब क्या डेवलप हुआ, किसने किस तरह का इन्वेंशन किया, किस में किस तरह का प्रॉफिट हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन से किसको पर्टिकुलर स्टेट्स को फ़ायदा हुआ, किनको नहीं हुआ, व्हाट वाज ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाट वाज वाइट रेवोल्यूशन, मिल्कमैन कौन थे, वर्गीस कुरियन कौन थे, अमूल किसने फाउंड किया। सो दीज ऑल शुड बी वेरी क्लियर टू यू। पब्लिक प्राइवेट सेक्टर क्या था, तो आप एक बार रीड करें से कि हमने पहले जब पूरा चैप्टर पढ़ लिया था तो देखा था कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में क्या हुआ था, हमारा एग्रीकल्चर बेस था। दूसरे में हमने इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने की बात करी। तो ग्रेजुअली हमारे प्लान की प्लानिंग्स चेंज होती गई। हमने अपनी नीड के अकॉर्डिंग कि पहले कुछ ईयर्स की हमारी नीड क्या है, सेकंड 5 ईयर्स की नीडिंग क्या है, उनके अकॉर्डिंग प्लान किया। फिर प्लानिंग कमीशन बना, तो प्लानिंग कमीशन भी आज नीति आयोग के नाम से चेंज हो गया है। तो इसलिए आपके जो पार्ट है डिलीट किए गए, पर एक बार फिर भी आप उनको गो थ्रू करें, ज़रूर पढ़ें। और MCQs के लिए तो हमें पूरा चैप्टर भी पढ़ना है। एक बार पूरा चैप्टर आप रीड करिए कि हम एक बार पढ़ भी चुके। गो थ्रू द होल चैप्टर एंड फोकस ऑन द पर्टिकुलर पॉइंट्स कि व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस कैन कम। आपको बार बार हमने ये एग्जांपल दिया है कि कैसे MCQs बनते हैं, कैसे 1 मार्क क्वेश्चन बनते हैं। आप वो फोकस करते हुए, वो माइंडसेट रखते हुए अपनी स्टडी करें। और इस स्टडी को करने से क्या होगा आपको कि आपको पूरा एक ओवरऑल व्यू मिलेगा कि व्हाट वाज इन द चैप्टर में था क्या। चैप्टर पढ़ना पूरा है, क्वेश्चंस आपके पर्टिकुलर पार्ट में से नहीं पूछे जाएंगे, ऐसा बोर्ड कहता है। बट आप अपनी नॉलेज के लिए एक बार पूरे चैप्टर को गो थ्रू कर लीजिएगा। एंड मेन फोकस वॉट एवर ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन, आपका पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, पर्टिकुलर आपके जो इसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को लेकर कुछ थिंकर्स थे जिन्होंने अपने व्यूज़ दिए, उन सब के बारे में एक बार चैप्टर को पढ़ लें। बिकॉज MCQs के लिए आपका ओवरऑल नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। सो और किस ईयर में क्या डेवलप हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन कब हुआ, इंडिया में कब आया, वाइट कब हुआ, तो उन पर्टिकुलर ईयर्स को भी आप रिमेंबर करें, एक टेबल बना लें। सो आपको वो लर्न करना ईजी हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर द डे एंड डू रिवाइज, डोंट फॉरगेट टू रिवाइज। जो बच्चे डेली पढ़ते हैं दे विल नॉट फाइंड एनी डिफिकल्टी। एंड बिकॉज हमारा MCQ बेस्ड पेपर है तो बोर्ड में भी पैटर्न अब काफ़ी कुछ MCQ बेस्ड ही चेंज होने वाला है। तो यू विल बी हैबिचुअल ऑफ डूइंग दिस, आपको एक हैबिट भी पड़ेगा। तो डू थिंक अबाउट द आंसर देन पुट द क्लिक, क्योंकि वो एक बार क्लिक होने के बाद दोबारा रिमूव नहीं होगा। इसलिए आप सोच समझ के उसके आंसर को मार्क करें। इसके लिए प्रॉपर पढ़ें और बिल्कुल काम कूल माइंड से उसको सॉल्व करें। सो दैट्स ऑल, डू रिवाइज। थैंक यू सो मच।